दिल का क्या कसूर पार्ट 1। रात गहरा चुकी थी। बाहर चांद अपनी ठंडी रोशनी जमीन पर बिखेर रहा था, लेकिन कमरे के भीतर हर कोना स्याह, हर दीवार जैसे एक राज छुपाए बैठी थी। रोशनी उस नए कमरे में नई दुल्हन बनकर अकेली बैठी हुई थी। बिस्तर के कोने पर सिमटी लाल जोड़े में घबराई हुई उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। चेहरे पर दुल्हन वाली चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सर्द परछाई थी, मानो हर सवाल उसी से पूछ रहा हो, आखिर मेरा क्या कसूर था। और तभी दरवाजा खुला। कमरे की उस ठहरी हुई हवा में एक जानी पहचानी गंध फैल गई थी। देव काली शर्ट में, शर्ट की बाहें चढ़ी हुई, बाल जरा से बिखरे और आंखों में वही जानी पहचानी नफरत का साया था। उसने दरवाजा बंद किया और एक लंबी सांस ली। उसकी नज़र सीधी रोशनी पर टिक गई थी। वो उसे ना तो अपनी दुल्हन समझ रहा था और ना कोई अपना, बस एक ऐसा चेहरा जिसने उसे उसके अतीत की आग में फेंक दिया था। उंगलियों में सिगरेट की हल्की महक और निगाहों में वही सन्नाटा जो बोलता नहीं था, बस चुपता था। उसकी नज़र बेड पर सहमी बैठी रोशनी पर पड़ी। एक पल कर ठहर कर वो कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ने लगा था। देव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके हर कदम पर फर्श जैसे कांप रहा था। रोशनी घबरा कर उठी। उसका बदन कांपने लगा था, जैसे हर नस डर से सिहर गई हो। उसे समझ ही नहीं आया कि वह करे तो क्या करे। बस एक पल में उसने कंबल खुद पर लपेट लिया था, मानो अपनी मासूमियत, अपनी बेबसी और अपना डर उस एक कंबल में छुपा लेना चाहती हो। देव अब बिल्कुल उसके करीब था। उसने रोशनी के चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। रोशनी की आंखें डरी हुई कांप रही थीं और उन आंखों में चमकती थी एक ही चीख, उससे दूर रहो, मैंने कुछ नहीं किया। पर वो कह ना सकी थी। देव ने उसे गहरी नजरों से घूरा, जैसे उसकी मासूमियत को परख रहा हो या शायद तोड़ देना चाहता हो। इतनी भी कमजोर मत बनो रोशनी। उसकी आवाज ठंडी थी पर तंज से भरी। रोशनी की आंखों से एक एक आंसू टपक रहे थे। देव ने अपना चेहरा उसके और करीब कर लिया था, इतना कि रोशनी उसकी सांसें अपनी पलकों पर महसूस कर सकती थी। जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? इस घर में मेरी पत्नी बनकर आना नहीं, तुम्हारा उस नाम से जुड़ा होना जो मेरी रग रग में नफरत बनकर दौड़ता है। रोशनी की नजरें जो पहले थोड़ी खोई हुई थीं, अब किसी कैद चिड़िया की तरह चुपचाप नीचे देख रही थी। रोशनी की धड़कनें तेज हो गई थी और उसके होठों पर हल्की सी कंपकपी थी, लेकिन देव को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें अब भी सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी और उसका चेहरा अब भी उतना ही कठोर था। रोशनी का दम घुटने लगा। उसने हल्के से खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, पर देव ने उसका हाथ पकड़ लिया था। डर लग रहा है? देव की आवाज जैसे कोई कांटों की तरह दिल पे चुभी हो। डर तो तुम्हें शादी से पहले लगना चाहिए था रोशनी, क्योंकि इस घर में तुम्हारा हर कदम मुश्किलों से भरा होगा। वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ भी नर्म नहीं था। यही तो देखना चाहता हूँ, तुम्हारे डर की गहराई। रोशनी की सांसें तेज हो रही थी, कंबल उसके कंधों से थोड़ा सरक गया था। रोशनी की गर्दन की सफेदी देव की नजरों से छुप नहीं सकी थी। वो पल ठहरा हुआ था। देव की नजरें उसकी गर्दन से फिसलती हुई उसके चेहरे तक आ चुकी थी। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद आज सपनों में डूबी होती, लेकिन तुम। देव एक हल्की सी हंसी हंसा, वह हंसी जिसमें ना तो सार्केज्म की कमी थी ना कड़वाहट की। लेकिन तुम वो नाम हो जिसे सुनते ही मेरी रातें सिगरेट के धुएं में घुल जाती हैं, और अब उसी नाम के नीचे ये सिंदूर। रोशनी उसकी बातों को चुपचाप सुन रही थी। उसके होठ सूखे हुए थे। वो कुछ कहना चाहती थी शायद, पर डर ने जुबान को जकड़ रखा था। देव ने एक पल के लिए उसकी ओर झुककर देखा। उसके गुलाबी होठ, दूसरी सफेद रंगत और घने लंबे बाल जो चेहरे के एक और बिखरे हुए थे। शायद एक पल के लिए उसने सन्नाटे में कुछ महसूस भी किया था। देव की नजरें उसकी गर्दन से फिसलती हुई उसके चेहरे तक आईं। वो घबराई हुई थी, पर वही घबराहट, वही मासूमियत देव के अंदर कहीं कुछ हिलाने लगी थी। उसकी सांसें धीमी हुई। उसकी उंगलियां जो रोशनी की कलाई पर कसकर जमी थी, धीरे से ढीली पड़ने लगी थी। एक पल, बस एक पल के लिए देव उसके बहुत करीब आ गया था। उसके बालों की खुशबू, उसकी त्वचा की गर्मी, उसकी आंखों का डर, सब कुछ देव को रोक नहीं पा रहा था। उसने हल्के से रोशनी की गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे नफरत की जगह अब कोई और एहसास दस्तक देने लगा हो। उसके होठ रोशनी के बहुत पास थे, इतने पास की रोशनी की पलकें भी कांप गई थीं। पर तभी देव की नजर उसके आंसुओं पर पड़ी। उसके गाल पर बहता एक अकेला आंसू। देव का दिल जैसे उसे एक बूंद से चीर गया हो। वो एकदम पीछे हट गया था, तेजी से, जैसे खुद से ही डर गया हो। उसने अपने बालों में उंगलियां फेरी, गुस्से और झल्लाहट में। नहीं, उसने खुद से कहा, और अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर वही जर उतर आया था। सो जाओ। वो पलटा और भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया था। दरवाजा बंद होते वक्त रोशनी अभी उसी जगह जमी हुई खड़ी थी। उसका दिल धड़क नहीं रहा था। वो तो जैसे अपनी जगह पर थम गया था। दरवाजा बंद होते ही कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। रोशनी अभी वहीं खड़ी थी जहाँ देव उसे छोड़कर गया था। हवा जैसे अचानक थम गई थी और उसके भीतर का सारा शोर सिर्फ एक सवाल में बदल गया था, मैंने क्या किया है? उसका दिल धड़क नहीं रहा था, या शायद इतनी जोर से धड़क रहा था। उसकी आवाज गूंज बनकर दिमाग में घूम रही थी। सांसें जैसे उसके गले में अटक गई थीं और आंखें दरवाजे की ओर वैसे ही टिकी हुई थीं, जैसे अभी उसे उम्मीद थी कि वो पलटेगा। रोशनी ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचे, बिल्कुल धीरे, जैसे जरा सी भी आवाज उस सन्नाटे को तोड़ देगी। कमरे के कोने में रखे बिस्तर की ओर वह चली गई थी और बिना लाइट बुझाए खुद को कंबल में लपेट लिया था। उसकी पीठ दीवार से टिकी हुई थी, चेहरा तकिए में छुपा था और आंखें अब भी गीली थीं। इतनी आसानी से कोई मुझसे नफरत कैसे कर सकता है? उसने खुद से पूछा, पर जवाब नहीं मिला। या फिर मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया था? कंबल में दुबकी हुई रोशनी किसी छोटे से बच्चे जैसी लग रही थी जो बाहर की दुनिया से डरकर छिप गया हो। मैं सोचती रही थी। देव की आंखें, उसका पलट जाना, उसकी आवाज में उतरा वो जहर, सब कुछ जैसे उसके जहन में घूम रहा था, जैसे कोई अधूरी याद बार बार रिपीट हो रही थी।
धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगी थी और आंखों की थकान ने उसकी सोचों को घना कुहासा दे दिया था। वो दीवार से टिककर उसी हालत में बैठी रही और ना जाने कब उसकी आंख लग गई थी। दूसरी तरफ देवराज मल्होत्रा, उम्र 32 साल, तेज तर्रार रियल एस्टेट टाइकून, एक पुरानी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। सामने मेज पर आधी खत्म हो चुकी सिगरेट की डिब्बी और एस्ट्रे पर जली हुई सिगरेटों का ढेर। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन दिल में बगावत की आग थी। लेकिन तभी अचानक स्टडी रूम का दरवाजा खुला और सावित्री मल्होत्रा अंदर आई। सफेद साड़ी में लिपटी उम्र ने चेहरा झुर्रियों से भर दिया था, लेकिन आंखों में वही पुराना रौब बरकरार था। तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हें अपने कमरे में होने चाहिए था, उन्होंने रौबदार लहजे में कहा। देव बिना पीछे देखे अपनी सिगरेट बुझाते हुए बोला, मैंने आपकी मर्जी से शादी तो कर ली है ना दादी, अब और क्या चाहिए आपको? देव, रोशनी तुम्हारी पत्नी है अब, और पत्नी को अकेला छोड़ना हमारी परंपरा नहीं। देव उठा, उसके चेहरे पर कड़वाहट लेकिन आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। मल्होत्रा की परंपराओं में क्या दुश्मनों की बेटियों से शादी करवाना भी शामिल है? सावित्री जी उसकी आंखों में झांक रही थी। रोशनी उस दुश्मनी की याद नहीं है देव, वो उस नफरत का अंत है। और इस शादी में तुम्हारी मर्जी नहीं थी, मुझे पता है, लेकिन ये रिश्ता तुम्हारे कल को संवार सकता है अगर तुम इसकी कीमत समझो। रोशनी एक अच्छी और समझदार लड़की है। देव कुछ नहीं कहता, बस दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर की ओर देख रहा था। देव ने दादी की बातों को कोई जवाब नहीं दिया, बस पिता की तस्वीर से नजरें हटाकर भारी कदमों से कमरे की ओर बढ़ गया था। दरवाजा खोलते ही धीमी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। लाइट अब भी जल रही थी। देव कमरे में दाखिल हुआ। रात का सन्नाटा अब भी कमरे में पसरा था। हल्की सी टेबल लैंप की रोशनी में सब कुछ शांत लेकिन भारी लग रहा था। उसकी नजर सीधी बिस्तर पर पड़ी। रोशनी अब भी वैसे ही दुबकी हुई, कम्बल में लिपटी, पीठ दीवार से टिकाई हुई, चेहरा तकिए में छुपा और बाल बिखरे हुए और एक हाथ हल्का सा बाहर निकला हुआ था। कुछ देर के लिए देव के कदम थम गए थे। उसकी आंखें ठहर गई थीं उस मासूम सी शांति पर जो शायद रोशनी के अंदर के तूफान को भी छुपा रही थी। चेहरा अब भी आधा छुपा हुआ था, लेकिन उसकी सांसों की धीमी रफ्तार बता रही थी कि वह शायद सो चुकी है या फिर थक हार कर नींद ने उसे गहराइयों में धकेल दिया था। देव वही खड़ा रहा। कुछ सेकंड उसके चेहरे पर भाव स्थिर थे, न गुस्सा न तकलीफ, बस एक ठहराव, जैसे किसी पुरानी किताब को देखकर कुछ याद आ जाए। एक हल्की सी सांस उसके होठों से फिसली और नजरें रोशनी के चेहरे पर टिक गई थी। उस मासूमियत में कुछ तो था ऐसा जो देव को एक पल के लिए अपनी जगह पर जड़ कर गया था। देव ने तुरंत नजरें फेर ली थी। कुछ सोचकर उसने तकिया उठाया और कमरे के एक कोने में रखे सोफे की तरफ बढ़ गया था। चुपचाप बिना कोई आवाज किए वह सोफे पर बैठ गया था और खुद को उस तकिए में दबा लिया था। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह हल्की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। दीवार पर लगी घड़ी सुबह के 6:10 बजा रही थी। रोशनी की आंखें खुली। पल भर को उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर उसे सब याद आया, कल रात की बातें, देव की बेरुखी, दादी की आवाजें। वो धीरे से उठी और तब तक उसकी नजर सोफे पर पड़ी। देव वहीं था, उसी हालत में सोया हुआ। तकिया उसकी बाहों में दबा हुआ था। चेहरे पर थकान, लेकिन कुछ था जैसे कोई उलझा हुआ सपना। रोशनी कुछ पल तक यूं ही उसे देखती रही थी, फिर धीरे से बिस्तर से उतरी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। उसने बस एक नजर देव पर डाली और वापस मुड़कर वॉशरूम की ओर चली गई थी। कमरा फिर से उस खामोशी में डूब गया था, जैसे रात की कोई अधूरी बातचीत अब भी हवा में तैर रही हो। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। हल्की हल्की भाप अभी भीतर की गर्माहट लिए बाहर फैल रही थी। रोशनी बाहर निकली, पीले रंग की साड़ी में लिपटी हुई। भीगे बालों की टप टप बूंदें उसकी पीठ से होती हुई कमरे तक बह रही थी। चेहरे पर बिना किसी कोशिश के ताजगी झलक रही थी, जैसे रात का सारा बोझ उसने पानी के साथ बहा दिया हो, या शायद सिर्फ दिखावा था, क्योंकि आंखों की थकावट अब भी कुछ कह रही थी। कमरे में हल्की सी चंदन और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी और तभी दरवाजा बिना खटखटाए खुला। अरे वाह, किरण मल्होत्रा की आवाज सबसे पहले आई। रोशनी की चाची सास गहरे रंग की साड़ी में सजी धजी, हमेशा की तरह जरा ज्यादा ही एक्साइटेड। लगता है हमारी बहू तो आज किसी फिल्म की हीरोइन बन गई है। किसी की नजर न लगे उनके पीछे थी काव्या, देव की छोटी बहन, जींस टी शर्ट में लिपटी, लेकिन आंखों में शरारत पूरी तरह जगी हुई थी। रोशनी एक पल को ठिठक गई थी। चाची जी, आपने तो भाभी को डरा ही दिया, काव्या ने धीमे से हल्की मुस्कान के साथ कहा। अरे डरा दिया? हमें तो लग रहा था कल रात की थकान में अब तक सो रही होंगी, हमें क्या पता था इतनी जल्दी जाग गई होंगी। काव्या धीरे से रोशनी के पास जाकर बोली, या फिर कल रात का खुमार अभी तक उतरा नहीं है भाभी। रोशनी का चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। काव्या, किरण चाची ने धीमे से आंखें तरी। काव्या ने शरारत से आंखें नचाई। अरे चाची, अब क्या करें भाभी, जब इतनी सुंदर लग रही हैं तो तारीफ करना तो बनता है ना। किरण मुस्कुराई और बोली, वैसे देव की पसंद पर अब शक नहीं रहा हमें। इतनी प्यारी बहू, वो भी इतने गुस्सैल लड़के को मिली है, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। रोशनी कुछ कहने ही वाली थी कि काव्या ने झट से पूछा, भाभी रात को सब। उसके कहने के साथ ही किरण ने उसे हल्का सा टोका। काव्या। रोशनी हंस तो नहीं पाई थी, लेकिन हल्के से मुस्कुरा दी थी। उसने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक थी, और अपनी चूड़ियां ठीक करने लगी थी। किरण ने पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरा। बहू, आज पहली सुबह है, थोड़ा तैयार होकर नीचे आ जाओ, माँ जी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और हाँ, हलवा भी बनना है तुम्हारे हाथों से। रसोई में पायल दीदी तुम्हारी मदद कर देंगी। जी चाची जी। रोशनी ने सिर हिलाया। काव्या ने जाते जाते एक और ताना मार दिया था।
भाभी, देव भैया को देख लेना, कहीं वो अभी सोफे पर ही न सो रहे हो, सोफे की लत न लग जाए उन्हें कहीं। रोशनी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला ही था कि काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया था। चलो ना भाभी, अब ज्यादा वरना सवरना मत। दादी वहाँ इंतजार कर रही है नीचे। किरण ने भी मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। आज तुम्हारी शादी के बाद की पहली सुबह है बहू, रस्मों का टाइम हो गया है, सब नीचे इकट्ठा हो चुके हैं। रोशनी ने धीमे से सिर हिलाया। शायद अब तक उसे ये एहसास हो गया था कि मल्होत्रा हाउस में परिवार का मतलब सिर्फ लोग नहीं, परंपराएं भी हैं जिनसे जुड़ना निभाना अब उसका भी हिस्सा था। बस 1 मिनट चाची। उसने जल्दी से अपने भीगे बालों को रबर बैंड में बांधा, हल्की सी बिंदी लगाई और फिर चूड़ियाँ खनका दी। काव्या उसकी कलाई थामे हुए बोली, भाभी तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन आज तुम दुल्हन कम और अप्सरा ज्यादा लग रही हो। किरण मुस्कुराई। आज सबकी नजरें तुम पर होंगी बहू, लेकिन ध्यान रखना, हमारे देव की नजर सबसे तीखी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देव बस तुम्हें ही देखता रह जाए। रोशनी की आंखें एक पल को सोफे पर गईं, जहां अब भी देव करवट बदले सो रहा था। तकिया उसके बाजू में दबा हुआ था, जैसे रात की कोई बात अब भी उसके जहन से नहीं निकली हो। कुछ सेकंड के बाद ही रोशनी ने अपनी नजरें फेर ली थीं। चलो, किरण ने कहा, नीचे मुंह दिखाई की रस्म होनी है, फिर परिवार की तरफ से उपहार भी तो मिलेंगे, और सबसे जरूरी बात, पहली रसोई की रस्म। हलवा बनाओगी ना भाभी? काव्या ने चिढ़ाया। हाँ, रोशनी ने धीरे से सिर हिलाकर कहा। नीचे हल्के हल्के मंत्रों की आवाज नीचे से सुनाई दे रही थी, कई घंटियों की रुंझुन, कहीं औरतों की धीमी हंसी, और बीच बीच में पूजा की थाली की खनक सुनाई दे रही थी। काव्या ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। आज तुम्हारा स्वागत फिर से होगा भाभी, इस बार पूरे घर की बहू बनकर, और देखना रिश्तेदार तो आपको देखकर देखते ही रह जाएंगे। रोशनी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उनके साथ नीचे उतरने लगी थी, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला रह गया था और भीतर की ठंडी हवा में अब भी वो अधूरी रात तैर रही थी। जैसे ही रोशनी, काव्या और किरण नीचे की ओर बढ़ी, किरण एक पल को ठिठक गई थी। उन्होंने पीछे मुड़कर कमरे की ओर देखा। तुम दोनों नीचे चलो, मैं जरा इस सोते हुए नवाब साहब को भी उठा लूं, वरना माँ जी बहुत नाराज होंगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या हंस पड़ी थी। भैया उठेंगे तो मानो तूफान ही आ जाएगा, जरा संभाल के चाची जी। किरण ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। तू भाग यहाँ से, मैं देखती हूँ इसे। वो पलटी और फिर कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा अब भी आधा खुला हुआ था, भीतर अब भी वही हल्की सी नीली रोशनी पसरी हुई थी, और देव वही सोफे पर बैठा हुआ था, उसी करवट में पड़ा हुआ था। किरण चाची कुछ सेकंड उसे देखती रही। सामने से खिड़की से आती धूप उसकी गर्दन तक पहुंच रही थी, लेकिन शायद थकान और उलझनों ने उसे अब तक जगा नहीं पाया था। देव, देव, उनकी आवाज़ हल्की लेकिन सख्त थी। देव ने करवट बदली लेकिन आंखें नहीं खोली थी। किरण चाची थोड़ा आगे बढ़ी। देवराज मल्होत्रा, उठो बेटा, शादी के बाद की पहली पूजा है, नीचे। देव ने माथा सहलाते हुए आंखें खोली। किरण चाची, उसकी आवाज़ नींद से भारी थी। हाँ, मैं ही हूँ, और हाँ, अब उठ जाओ, चलो जल्दी से। तुम अब सिर्फ इस घर के पोते ही नहीं, एक पति भी हो, थोड़ा वक्त की इज्जत करना सीखो। देव ने थका सा सिर घुमाया। कमरा खाली था, रोशनी जा चुकी थी। कंबल अब नीटली मोड़ा हुआ बिस्तर के कोने में पड़ा था। उसने फिर से आंखें बंद की। चाची, आप जानती तो है ना, मुझे पता है तुम्हें पूजा से कोई खास लगाव नहीं है। किरण ने बात पूरी की। लेकिन तुम्हारी दादी को तो है ना, और उन्हें तुम्हारा वहाँ होना चाहिए, अपनी नई पत्नी के साथ। देव ने भारी सांस ली। ठीक है, जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी से नहाकर नीचे आ जाना। और हाँ, माँ जी ने ना पिंक कुर्ता निकाला है तुम्हारे लिए, साइड टेबल पर रखा हुआ है। देव ने भौएं चढ़ाई। चाची, पिंक? किरण मुस्कुराई। दूल्हे को थोड़ा गुलाबी बनना पड़ता है कभी कभी। अब चलो उठो। वो मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई थी। देव कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा था, फिर उसने खिड़की के बाहर देखा। नीचे लॉन में रस भरे गुजिया, हल्दी की थालियां और औरतों की हंसी सुनाई दे रही थी। देव ने गहरी सांस लेकर आखिरकार खुद को बिस्तर से खींचा। पिंक कुर्ता पहनते वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन थी, लेकिन फिर उसने पहन ही लिया था, जैसे ये कोई युद्ध कवच हो जिसे पहनना जरूरी है। नीचे लॉन में हल्की धूप फैली हुई थी, फूलों की सजावट, पूजा की थाली, औरतों की गूंजती हंसी, पूरा माहौल किसी त्योहार की तरह लग रहा था। देव ने सीढ़ियों से उतरते हुए गर्दन घुमाई और उसे वो नज़ारा दिखा जिससे उसकी चाल धीमी हो गई थी। रोशनी बैठी हुई थी, पीली साड़ी में। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक और आंखों में घोली हुई सी शर्म थी। उसके सामने दादी, चाची, बड़ी माँ, काव्या और पड़ोस की 2-3 महिलाएं बैठी हुई थीं, जो उसकी मुंह दिखाई की रस्म कर रही थीं। बिल्कुल लक्ष्मी जैसी लग रही है माँ जी आपकी बहू तो। अरे, इसका रंग तो ऐसा है जैसे किसी ने दूध में हल्दी घोल दी हो। देव की तो नजर ही नहीं हटेगी आज इससे। देव ने भौएं चढ़ाई और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी काव्या दौड़ती हुई आई। भैया, कितनी देर लगा दी ना आपने, जल्दी आइए, भाभी अकेली बैठी है मुंह दिखाई में कब से। देव रुकना चाहता था, लेकिन काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया था। काव्या, मैं यही ठीक हूँ। नो भैया, दादी ने कहा है तुम दोनों की साथ वाली फोटो चाहिए। आओ। वो घसीटती हुई उसे रोशनी के पास ले आई थी।
देव की चाल धीमी थी, लेकिन नजरों की चाल और भी धीमी थी। यहाँ पे तो भैया। हाँ, ऐसे ही, भाभी के पास। देव संकोच से थोड़ा किनारे पर बैठ गया था, लेकिन तभी काव्या ने चिढ़ते हुए कहा, हाथ रखो ना भैया, आप ही की बीवी हैं, भाभी के कंधे पर, फोटो अच्छी आएंगी। काव्या की आवाज में शरारत थी। रोशनी का चेहरा हल्का सा सहम गया था। उसने हल्के से पल्लू अपने चेहरे के पास सरकाया। देव ने थोड़ी हिचक के साथ अपना हाथ बढ़ाया और रोशनी के कंधे पर हल्के से रख दिया था। उसके छूते ही एक झुरझुरी सी दोनों के अंदर दौड़ गई थी। रोशनी ने पल भर को सांस रोक ली थी। उसकी पलकें नीची हो गई थीं। देव ने अचानक ही उसे देखा। उसके गीले बालों के सिरे, जो अब भी उसकी पीठ से होते हुए कुर्सी को भिगो रहे थे, उसकी गर्दन की हल्की थरथराहट और दिल की धड़कन वहीं सुनाई दे रही थी। स्माइल करिए ना भाभी। काव्या ने कैमरा उठाया। रोशनी ने जैसे तैसे मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र देव की उंगलियों पर अटक गई थी, जो अभी भी उसके कंधे पर रखे हुए थी। देव ने कैमरे की ओर देखा, लेकिन उसकी मुस्कान आधी अधूरी सी थी, जैसे कोई एहसास उसकी परछाई में अटका हो। मुँह दिखाई की रंगीन रौनक, पीले लहंगों की चमक और औरतों की हंसी से भरे उस आंगन में देव और रोशनी की तस्वीरें ली जा रही थीं। काव्या के पीछे पीछे अब बाकी घरवाले भी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनकी मौजूदगी के बावजूद दिलों में दूरी बसी हुई थी। काव्या ने कैमरे का एंगल बदला और बड़ी माँ पायल को और मुस्कुराकर देखा। बड़ी माँ, अब आपकी बारी है मुँह दिखाई की। आइए ना, भाभी आपका इंतजार कर रही हैं। पायल ने हल्के से गर्दन घुमाई, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न अपनापन, न ही रस्म की औपचारिकता। होठों पर खिंची हुई एक रेखा थी जो नफरत की गहराई को छिपा रही थी। मुझे रहने दो काव्या, पायल ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। ये काम तो माँ जी को ही करने दो, उन्हें ही शौक है दुश्मन की बेटी पर प्यार लुटाने का। उनके शब्दों की चुभन जैसे हवा में गूंज गई थी। देव की नजरें सीधी पायल पर टिक गई थीं। पास बैठी रोशनी की उंगलियां अपनी साड़ी के किनारों से उलझ गई थीं। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं, जैसे उस एक वाक्य ने उसके अंदर सब कुछ डुबा दिया हो। बड़ी भाभी, किरण चाची ने हल्के से टोका, लेकिन बड़ी माँ पायल ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया था। कृपया करके मुझे ये रस्में मत सिखाइए किरण। जब मन साफ ना हो ना, तो रस्में सिर्फ दिखावा लगती हैं। इधर वर्षा, देव की बड़ी बहन, अब तक शांत बैठी हुई थी, लेकिन बड़ी माँ पायल की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, भैया, जिसे दादी ने आपके लिए पसंद किया है वो हम पर थोपी जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तरह हम भी अपनी पसंद बदल लें। काव्या थोड़ा आगे आई। उसका चेहरा झुंझलाहट से भरा हुआ था। दीदी, आप तो भाभी के बारे में जानती भी नहीं, और इतनी बड़ी बातें। वर्षा ने एक थकी हुई सी हंसी हंसी, जो नुकीली थी। कभी कभी ना खून का रंग ही काफ़ी होता है जानने के लिए। देव ने खड़े होते हुए कहा, बस बहुत हो गया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन भीतर कुछ उबल रहा था। दादी सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। रिया, पायल की बेटी, वो भी अब पीछे नहीं रही थी। भैया, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि दादी आपकी शादी आपके ही सबसे बड़े दुश्मन की बेटी से कैसे करवा सकती हैं, और आपने उनकी बात मान भी ली। देव की नज़रें अब और भी ठंडी हो चुकी थीं, लेकिन उसने रिया की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। रोशनी अब भी चुपचाप बैठी हुई थी। वो लड़की जो इस घर की बहू थी। आज उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि ये घर उसकी इज्जत की जगह नहीं, परीक्षा की जगह बनने जा रहा था। किरण चाची ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। काव्या, रिंकी और सोनम को कहो बहू को गिफ्ट दें। बच्चे हमेशा माहौल को संभाल लेते हैं। काव्या ने बिना कुछ कहे सिरलाया। रिंकी, सोनम, चलो जल्दी से भाभी को गिफ्ट दो। दोनों 8 साल की बच्चियां दौड़ती हुई आईं। उनके नन्हे हाथों में गिफ्ट थे और आंखों में चमक थी। उन्होंने हंसते हुए रोशनी के गालों पर किस किया। एक पल को ही सही, माहौल में हंसी गूंज गई थी, लेकिन रोशनी के चेहरे की मुस्कान अब भी वो नहीं थी जैसे उसे होना चाहिए था। और देव, वो बस देख रहा था, बिना पलकें झपकाए। मुँह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी थी। घर में हंसी की परत चढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ चेहरों के पीछे जमी हुई तिरस्कार की परतें अब भी हटने का नाम नहीं ले रही थी। रोशनी बिना कुछ कहे उठी और अपने कमरे की ओर चली गई थी। वो कमरा जो अब उसका ससुराल था। नई चादर, फूलों की हल्की खुशबू, लेकिन दीवारें वो उसे अजनबी होने का एहसास दिला रही थीं। देव पीछे नहीं आया था, लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे की आवाज़ आई। शायद वो भी आ गया था। कुछ पलों तक दोनों कमरे में चुप बैठे रहे थे। बीच में सिर्फ पंखे की धीमी आवाज़ थी। फिर बहुत हिचकिचाते हुए रोशनी ने धीमी आवाज़ में कहा, वो मुझे घर पर बात करनी है। दादी जी ने पूछा था, पग फेरे के मुहूर्त का टाइम पूछना है। देव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। बिना कुछ बोले उसने फ़ोन टेबल पर रखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया था। रोशनी की आंखों ने उसका पीछा किया, लेकिन उसने कभी पलटकर देखा ही नहीं था। रोशनी कुछ देर तक देव की बेरुखी के बारे में ही सोचती रही थी। उसने फ़ोन उठाया और कांपते हाथों से अपनी माँ का नंबर डायल किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार घंटी जाती रही थी, लेकिन कॉल नहीं उठाया गया था। उसका मन बेचैन हो उठा था। फिर उसने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया। इस बार किसी ने रिसीव किया। उसकी सांसें थोड़ी तेज़ हो गई थी। हेलो, वो चहकते हुए बोली, भैया, आप कैसे हैं भैया? मम्मी से बात कराइए ना,
मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दूसरी तरफ सिर्फ चुप्पी थी। फिर वही जानी पहचानी आवाज़ आई, लेकिन इस बार उसमें गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ सख्ती और नाराज़गी थी। रोशनी, ऋषभ की आवाज़ भारी थी। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। रोशनी एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई थी। वो जैसे कुछ सुन ही नहीं पाई हो। उसकी सांसें वहीं अटक गई थी। भैया, ये क्या कह रहे हो? मम्मी से एक बार बात तो करा दो ना। ना तो मम्मी तुमसे बात करना चाहती हैं और ना ही कोई और। किसी को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तुमने जो पापा के कहने पर करना था कर लिया। अब अपना घर वही समझो जहाँ ब्याही गई हो। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था, लेकिन रोशनी अब भी फ़ोन को कान से लगाए बैठी थी, जैसे हर रिंग फिर से सुनेगी, हर शब्द फिर से बदलेगा। लेकिन अब कुछ बदलने वाला नहीं था। उसने कांपते हुए हाथों से फ़ोन टेबल पर रखा और फिर वहीं बिस्तर के किनारे बैठ गई थी। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे थे। वे रोई नहीं थी, वो बस टूट चुकी थी। कमरे के चार दीवारों में सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में रोशनी की धीमी सिसकियाँ गूंज रही थीं। आंखें भीग चुकी थीं और दिल बिल्कुल खाली था, लेकिन उम्मीद का एक सिरा अब भी था। पापा, उसने आंसू पोंछे, चेहरे को थोड़ा संभाला, जैसे किसी के सामने मजबूत दिखने की कोशिश करनी हो। उसने तेजी से अपने पापा का नंबर डायल किया। पहली बार कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार भी घंटी जाती रही। तीसरी, चौथी, पांचवी बार, हर बार उम्मीद टूट रही थी। और फिर छठी बार कॉल रिसीव हुई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, आंखें भर आई थीं, लेकिन आवाज़ में वही पुरानी मासूमियत लौट आई थी। पापा, वो लगभग बच्चों की तरह बोल उठी थी। आप कैसे हैं और घर पर सब कैसे हैं? वो दादी जी पूछ रही थी कि मुझे पग फेरे के लिए कब आना है। वो थोड़ा रुक कर बोली, मुझे ना आप सबकी बहुत याद आ रही है पापा। दूसरी तरफ एक लंबी ठंडी सांस सुनाई दी। फिर वो आवाज़ आई जिसे रोशनी ने कभी डांटते हुए, कभी हंसते हुए, कभी दुलार में सुना था, लेकिन आज की आवाज़ तल्ख और सख्त थी और एकदम अनजानी। देखो रोशनी, गिरीश जी का लहजा थोड़ा रूखा था। अपनी दादी जी से कहना कि एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैंने तुम्हारी शादी उनके पोते से करा तो दी है। अब मुझसे या इस घर से किसी रिश्ते की उम्मीद मत रखना। रोशनी की सांस वहीं अटक गई थी। तुम अब उस घर की बहू हो, इस घर की बेटी नहीं। और ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कॉल वहीं कट गया था। रोशनी की आंखें खुली रह गई थी। उसका हाथ अभी फ़ोन पकड़े हुए था, लेकिन शब्द नहीं बचे थे, ना आवाज़, ना आंसू। उसने फ़ोन धीरे से रखा, फिर जैसे उसका शरीर उसके दिल की आवाज़ सुन चुका हो, वह चुपचाप फर्श पर बैठ गई थी। पीठ दीवार से टिकी हुई थी और नज़रें कहीं और ही खोई हुई थीं। कमरे का सन्नाटा अब उसके अंदर तक उतर चुका था। उसने ना तो खुद को रोका था और ना ही संभाला था। अब ना आवाज़ें ज़रूरी थीं और ना ही कुछ और। बस एक बात साफ हो चुकी थी कि वो अब उस घर की बेटी नहीं रही थी और ना ही उसका पति इस घर में उसे अपनी पत्नी की तरह अपनाने वाला था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, एक ऐसा सन्नाटा जो अब बाहर नहीं, रोशनी के भीतर बस गया हो। वो अभी फर्श पर टिकी हुई बैठी थी, पीठ दीवार से लगी हुई, कंधे ढीले पड़ चुके थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों के नीचे थकान की लकीरें थीं, जैसे कोई महीनों से जागा हो। तभी बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। देव वापस आ चुका था। उसकी चाल हल्की थी, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही कमरे में पड़ी वो ठिठक गया था। फर्श पर बैठी रोशनी को देखकर उसका चेहरा पल भर को सख्त हुआ, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही रोशनी ने हड़बड़ाकर अपनी आंखों से आंसू पोंछ डाले थे। चेहरा जरा सा ऊपर उठाया और खुद को जैसे तैसे संभालते हुए खड़ी हो गई थी। मैं ठीक हूँ, उसने धीरे से खुद से कहा, मानो देव से नहीं खुद को यकीन दिला रही हो। लेकिन उसके कदमों में मजबूती नहीं थी। जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, उसकी पलकों के नीचे सब धुंधलाने लगा था। कानों में एक अजीब सी गूंज भर आई थी और फिर अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। रोशनी, देव की आवाज़ तेज आई। जब वो लड़खड़ाई, देव तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया था, लेकिन तब तक रोशनी बेहोश हो चुकी थी। उसका शरीर देव की बाहों में ढह चुका था। देव का चेहरा पल भर के लिए सख्त पड़ा, फिर उसकी आंखों में वो पहली बार का डर साफ झलक रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको इस कहानी का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।